नमस्कार। स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशंस इन रिसर्च व्याख्यानमाला में ये हमारा चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर का टॉपिक हमने रखा है न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टर्स। ये दो पार्ट में लेक्चर होगा। इसको पार्ट 1 हमने बोला है और इस पार्ट में हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ग्राफिकल डिस्क्रिप्टर्स बताए थे कि मतलब कौन कौन से ग्राफ हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। अब हमारा मोटिव है कि हम अपने डेटा को किन किन नंबरों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला नंबर आता है वह है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हम लोग करते क्या है कि अपने डेटा सेट से जो भी हमारा वेरिएबल है, उस वेरिएबल का जो डेटा हमें मिला उसमें से हम एक सिंगल नंबर खोजते हैं, एक अकेला नंबर खोजते हैं और हम उस पर अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम उस नंबर को समझते हैं कि ये नंबर हमारे पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हम ऐसा नंबर पा जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी है। और अकॉर्डिंग टू द पर्पज मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू द आवर पर्पज हमने वो सेंट्रल टेंडेंसी निकाला है। अब ये कौन कौन से तरीके हैं इसको निकालने के, तो ये भी डिपेंड करता है कि हमारा डेटा क्वालिटेटिव डेटा है कि क्वांटिटेटिव डेटा है। अगर हमारा डेटा क्वालिटेटिव है तो हम लोगों के पास जो तरीके हैं उस सेंट्रल वैल्यू को निकालने का या उस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को निकालने का, जिसके आधार पे हम अपने डेटा को साइड में रख दें और केवल किसी को भी हम अपने डेटा की क्वालिटी में वही नंबर दिखाएं, बाकी डेटा न दिखाएं। तो क्वालिटेटिव के लिए हम लोगों के पास जो टूल है इस पर्पज से वह है प्रोपोर्शन, रेशियो और रेट। प्रोपोर्शन को हम लोग परसेंट भी कहते हैं। ये तीनों ही तरीके काउंटिंग से निकाले जाते हैं, तीनों ही की वैल्यू काउंटिंग से निकाली जाती हैं और तीनों में ही एक ही हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं और वह है डिवीजन का। और आप जानते हैं कि डिवीजन में दो चीजें होती हैं, एक न्यूमरेटर पार्ट होता है, एक डिनोमिनेटर पार्ट होता है। न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट के अनुसार हम लोग ये चीजें डिफाइन करते हैं कि हम प्रोपोर्शन बोलें कि रेशियो बोलें कि रेट बोलें उस डिवीजन को। अब अगर हम डिवीजन कर रहे हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर में जो भी चीज हमने रखा है वो चीज अगर डिनोमिनेटर में इंक्लूड है, जैसे नंबर ऑफ मेल अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो नंबर ऑफ मेल जो है वो इस पॉपुलेशन में इंक्लूड है। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट होता है तब इस डिवीजन को बोलते हैं प्रोपोर्शन। और ये 0 से 1 के बीच की एक वैल्यू होती है, जैसे इस एग्जांपल में मेल प्रोपोर्शन इज 0.4, और ये भी कह सकते हैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेल्स आर 40% इन पॉपुलेशन। दूसरा है रेशियो। रेशियो में भी हम डिवीजन तो करते हैं, लेकिन इसमें जब हम डिवीजन करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारा न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट में रिलेशन हो सकता है कि न्यूमरेटर पार्ट कुछ और हो, डिनोमिनेटर पार्ट कुछ और हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों ही पार्ट एक ही फिनोमेना को रिप्रेजेंट कर रहे हों, लेकिन फर्क क्या है कि न्यूमरेटर पार्ट कभी भी डिनोमिनेटर पार्ट में इंक्लूड नहीं रहेगा। हाँ, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो हम लोग इसे बोलते हैं रेशियो, जैसे नंबर ऑफ मेल्स अपॉन नंबर ऑफ फीमेल्स। दोनों में क्वालिटी एक ही है, सेक्स, बट न्यूमरेटर इज नॉट इंक्लूडेड इन डिनोमिनेटर। सो इट इज 5/2। अगर 5 मेल हैं 2 फीमेल हैं तो ये रेशियो 5:2 हुआ, या आप कह सकते हैं 2.5 मेल्स पर फीमेल। सिमिलरली नंबर ऑफ बेड्स अपॉन नंबर ऑफ डॉक्टर्स, यहाँ दोनों अलग अलग फिनोमेना है। हाँ, लेकिन ये फिनोमेना इसमें मिला नहीं है, इसलिए ये रेशियो हुआ। लाइक 850 बेड है और 10 डॉक्टर हैं, तो बेड डॉक्टर रेशियो इज 85:1, मीन्स पर डॉक्टर 85 बेड अवेलेबल है।
नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अपॉन नंबर ऑफ फैसिलिटेटर्स। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि यह रेशियो है 3:1। रेट, रेट में भी हम डिवीजन का ही काम करते हैं, दो नंबर के डिवीजन का, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में टाइम इंक्लूड होता है। ये मस्ट है कि डिनोमिनेटर में टाइम इंक्लूड हो, या टाइम फेनोमेना से जब आप बात करते हैं तो हम उसे रेट करते कहेंगे, और जनरली प्रोपोर्शन को ही रेट कहेंगे। प्रोपोर्शन ही रेट है, बशर्ते कि फेनोमेना में टाइम इन्वॉल्व हो। जैसे नंबर ऑफ बर्थ इन 2007, ये काउंटिंग है अपॉन पॉपुलेशन इन 2007। सो ये एक टाइम इवेंट है, 2007 एक टाइम फेनोमेना है, इसलिए इस रेशियो को हम लोग बोलेंगे रेट, और इसे कहते हैं बर्थ रेट। और ये अगर 2000 बर्थ है और पॉपुलेशन आपकी इतनी है, तो आप कह सकते हैं कि पर 10,000 1.3 बर्थ्स हो रही हैं पर ईयर। इसमें से प्रोपोर्शन को यूज करके आगे एक और टूल बनाया जाता है जिसे कहते हैं ऑड्स। ऑड्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में। और जैसे हमने आपको बताया प्रोपोर्शन, नंबर ऑफ मेल अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो 0.4 इज द प्रोपोर्शन। अगर हम इसे पी मान लें तो पी क्या है? proportion of male in population. P is what? Proportion of male is on population, and it is equals to 0.4. So what will be proportion of not male in population? So 1 minus P. So proportion of other sex in population is 0.6. तो हम ये भी कह सकते हैं it is 1 minus P. अब अगर हम इस P को 1 minus P से डिवाइड करते हैं तो ये एक रेशियो हुआ। क्यों रेशियो हो गया? क्योंकि ये पार्ट इसमें नहीं जुटा हुआ है। हाँ, ये है प्रोपोर्शन ऑफ मेल और ये है प्रोपोर्शन ऑफ नॉट मेल। तो ये पॉइंट पार्ट इसमें नहीं जुटा हुआ है, इसलिए इस डिवीजन को अब बोलेंगे रेशियो। सो P अपॉन 1 माइनस P इज अ रेशियो। आप 1 माइनस P अपॉन P भी कह सकते हैं, वो भी रेशियो होगा, बट यहाँ पे हमने किया है P अपॉन 1 माइनस P एंड इट इज इक्वल्स टू 2/3, और इसको बोलते हैं ऑड्स रेशियो। अब ऑड्स रेशियो किसका? हाँ, तो ऑड्स रेशियो जब हम बोलते हैं तो हम लोग हमेशा एसोसिएट करते हैं टर्म न्यूमरेटर वाले का, कि ये जिसका P था, तो हम लोग बोलेंगे इट इज ऑड्स रेशियो ऑफ मेल अगेंस्ट नॉट मेल। और जनरली हम लोग इसको पुकारते हैं, इट इज टर्म्ड एज odds in favor of male. Odds in favor of male. So if odds in favor of male is 2/3, so likelihood of being male is 2/2 plus 3, 2/5. Likelihood of not being male is 3/2 plus 3, 5, 3/5. So अगर हम अपने स्टेटमेंट्स को आर्ट्स की भाषा में बोलें तो हम दो चीजों की लाइक्लीहुड जान सकते हैं। लाइक्लीहुड बेसिकली प्रोबेबिलिटी टर्म है, प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट है। So P upon 1 minus P is termed as odds in favor of male and it is 2/3. आप ये भी कह सकते हैं it is called likelihood of male sex to the other sex. Okay? इस ऑड्स रेशियो से ही हम लोग एक और भी टूल्स बनाते हैं जिसे कहते हैं, इस ऑड्स से, ये है ऑड्स, इट इज नॉट ऑड्स रेशियो। हाँ, odds is ratio of a favorable event upon event of that's not coming. So it is odd. There is another term odds ratio. Odds ratio में क्या होता है कि हम दो वेरिएबल के odds को कंपेयर करते हैं। तो वो जब आप दो वेरिएबल की चीजों को कंपेयर करते हैं तो इसे कहते हैं रिलेशन डेवलपमेंट करना। तो हम रिलेशन जब डेवलपमेंट करेंगे तब हम बोलेंगे ऑड्स रेशियो। तो हम इसके विषय में चर्चा करेंगे जब हम रिलेशन पे आएंगे उस समय। जनरली ऑड्स रेशियो को हम थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं। सपोज करिए कि ये दो सेक्शन है हमारे पास, इसमें मेल है 50, फीमेल नॉट मेल बच्चे हैं 40, फीमेल आप कह सकते हैं। सिमिलरली सेक्शन बी में
अब सेक्शन ए के बच्चों के मेल्स का ऑड निकलेगा, ऑड इन फेवर ऑफ मेल इन सेक्शन ए, और वो क्या होगा 5/4। सिमिलरली फॉर सेक्शन बी हम निकाल सकते हैं ऑड्स इन फेवर ऑफ मेल, सो इट इज 4/6। अब अगर हम इन दोनों ऑड्स को डिवाइड कर दें, सो तो बोलेंगे ऑड्स रेशियो ऑफ मेल ऑफ सेक्शन ए टू द मेल ऑफ सेक्शन बी इज नाउ 5/4 divided by 4/6, and it is 1.9 or 15/8. It means that the likelihood of a student being male is 1.9 times more in section A. इस सेक्शन में किसी बच्चे का सेक्स मेल होना, हाँ, इस सेक्शन की तुलना में 1.9 टाइम्स मोर लाइकली है, मतलब मिलने की संभावना 1.9 टाइम्स ज्यादा है। तो इस तरह से हम लोग ये ऑड्स रेशियो टूल, ये बहुत पावरफुल टूल है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस का और रिलेशनशिप डेवलपमेंट का, और मेडिकल साइंस में और बहुत सारे और भी सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटीज में ये टूल यूज किया जाता है, जो कि वो डेटा क्वालिटेटिव डेटा से ज्यादा काम करते हैं। कुछ और भी टर्म होते हैं, रिलेटिव रिस्क और ऑड्स रेशियो के अलावा रिलेटिव रिस्क है, रिस्क डिफरेंस है, ये सभी उसी परसेंटेज से बनते हैं। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टर। अगर हमारा वेरिएबल क्वांटिटेटिव है तो अमूमन हम लोग अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इनसे हम अपने वेरिएबल के सिंगल वैल्यू को खोजते हैं जो कि उस डेटा को रिप्रेजेंट करे, या आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को खोजते हैं। तो आते हैं एक एक करके। हम सभी लोग जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम लोग ऑब्जर्वेशंस का सम करते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये 125 फैमिली में हमने जाके पूछा कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो मेरे पास ऑब्जर्वेशंस आए 125। ऑब्जर्वेशन कैसे हैं? क्वांटिटेटिव हैं। क्यों? क्योंकि हमने फैमिली साइज पूछा है। फैमिली साइज कैसे आया? काउंटिंग से। तो ये काउंटिंग हुआ, काउंटिंग हुआ तो क्वांटिटेटिव है और डिस्क्रीट है। तो अब हम या तो इसको हम 125 लाइन में अलग अलग लिखते, या हमने क्या किया कि इसको टेबुलर फॉर्म में दे दिया कि एक फैमिली साइज का केवल एक परिवार मिला था, 30 फैमिली ऐसे मिली थी इस हमको जिसमें कि 2 लोग रहते थे, 39 फैमिली ऐसी मिली थी जिसमें 3 लोग रहते थे। अब अगर हमको एवरेज फैमिली साइज जानना है तो हमें सारे फैमिली साइज का सम चाहिए। तो सम कैसे मिलेगा? सम मिलेगा कि हमारे पास 2 30 बार आया है तो उसको जोड़ दें तो 60 हो गया, 3 39 बार आया है, उनको जब जोड़ेंगे तो 107 आ गया। इसका मतलब हुआ कि टोटल सम पाने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई करके सम कर दें, तो ये 550 हुआ। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 125 है तो हमारा मीन हो गया 4.4। सो द फैमिली साइज इज 4.4। नाउ अगर हम इस डेटा को ये जो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल आपको दिया हुआ है इसको कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। अगर हम इसको ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर दें, हमने ग्रुप डेटा बनाया 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 to 9, और हमने फिर ये फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंगली काउंट करके रख दी, और मैं इससे चाह रहा हूं मीन निकालना। तो जब हम लोग इससे मीन निकालते हैं तो हम लोग इस ग्रुप का मिड वैल्यू एक्स ट्रीट करते हैं, ऑब्जर्वेशन ट्रीट करते हैं, और ये मानते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है 2 इसकी, ये इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसलिए इसका मीन पॉइंट हम लोग यहाँ एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं, और जब हमने इससे निकाला मीन तो इसी डेटा का जब ग्रुपिंग करके मीन निकाला तो ये आया 4.9, जो कि इसके बराबर नहीं आया। हाँ, तो ग्रुप जब भी हम लोग डेटा को ग्रुपिंग करेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन लॉस होगी, हम ओरिजिनल डेटा की चीज तो नहीं पा पाएंगे। लेकिन अगर डेटा बहुत बड़ा है तो ग्रुपिंग एक सहारा होता है। लेकिन आज के कंप्यूटर के युग में आप ओरिजिनल डेटा अगर कितना भी बड़ा है तो कंप्यूटर में फीड करिए और डायरेक्ट आप पा सकते हैं चीजों को। लेकिन अगर आपके पास सेकेंडरी डेटा है, और सेकेंडरी डेटा जनरली टेबुलर फॉर्म में दिया जाता है, ग्रुप फॉर्म में दिया जाता है, रा फॉर्म में नहीं दिया जाता, तो उस केस में आपको फिर ये एडजस्टेड ही से काम चलाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास रा डेटा है
तो आप भले ही फ्रीक्वेंसी टेबल आप शो करिए अपना इस तरह से ग्रुप में चार्ट करने के लिए, लेकिन आप एवरेज पूरा कंप्लीटली आप अपने रॉ डेटा से निकाल के दीजिए और वहां लिख दीजिए कि एवरेज इज बेस्ड ऑन द रॉ डेटा, दो द ग्रुप डेटा इज being shown for the general awareness. इसके बाद आता है मीडियन। मीडियन अमूमन करता क्या है कि आपके डेटा को अगर अरेंज है तो वो दो इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करने वाली वैल्यू होती है वो मीडियन कहलाती है। अब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली वैल्यू से मतलब क्या है? क्या उसके उस वैल्यू से लेफ्ट में और उस वैल्यू के राइट में इक्वल इक्वल नंबर रहेंगे, या क्या उस वैल्यू के लेफ्ट में उससे छोटे और उस वैल्यू के राइट में उससे बड़े इक्वल इक्वल नंबर रहेंगे? हाँ, तो ये सब चीजें थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करती हैं, लिहाजा हम इस पे आते हैं कि मिडिल मोस्ट वैल्यू को हम लोग कहते हैं मीडियन। जैसे अगर हमारे पास ये डेटा है 2, 4, 9, 12 एंड 19, then 2, 4, 9, 12 and 19, so the median is 9, and now median is 9, okay, and ये जो 9 है हमारे डेटा को लेफ्ट में दो ऑब्जर्वेशन छोड़ा, राइट में दो ऑब्जर्वेशन छोड़ा, तो ये मिडिल वैल्यू हो गई, इसलिए हम लोग कहेंगे कि इस डेटा सेट का मीडियन 9 है। और एक दूसरा डेटा सेट लेते हैं। हाँ, इस डेटा सेट में हमारे पास कुल 6 वैल्यू हैं। अब इसमें कोई भी वैल्यू बीच में नहीं पड़ेगी, तो अब 15 और 25 को अगर हम क्लब कर लें एक साथ, तब हम कह सकते हैं कि इनके लेफ्ट में 2 और इसके राइट में 2। अब मीडियन क्या बोले हम? तो इस केस में मीडियन 15 से लेकर 25 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर आप ले लें, आप 15.1 मीडियन बोल दीजिए, तो 15.1 कहीं यहाँ आएगा। अब उसके लेफ्ट में 3 ऑब्जर्वेशन, राइट में 3 ऑब्जर्वेशन, 15.4 बोल दीजिए, उसके भी लेफ्ट में 3, उसके भी राइट में 3, 24.9 बोल दीजिए, उसके भी लेफ्ट में 3, उसके भी राइट में 3। तो अब आप 15 से 25 के बीच की कोई भी वैल्यू बोल दें, दैट इज मीडियन ऑफ दिस डेटा सेट। एंड जनरली एक जनरल कंसेंसस बनाने के लिए हम लोग करते क्या है कि इनके मिड वैल्यू से इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो इसकी मिड वैल्यू 40 होती है हुई, इसलिए हम इसको इसके वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। कभी कभी अगर आपके पास ऑर्डिनल डेटा है, तो ऑर्डिनल डेटा में अगर आप यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो अब 2.5 आपके डेटा में कोई मीनिंग नहीं रखता है, किसी ऑर्डर को नहीं बता रहा है, किसी क्वालिटी के ऑर्डर को नहीं बता रहा है। ऐसे केस में लोग करते क्या है कि या तो लेफ्ट को मीडियन मान लेते हैं, या तो राइट को मीडियन मान लेते हैं, या कभी कभी स्टैटिस्टिकल थियरी होल्ड कराने के लिए उनमें से रैंडम सिलेक्शन कर लेते हैं। बट जनरली हम लोग ऐसे केस में बीच वाले को का दोनों बीच के दो वैल्यू का एवरेज मीडियन ट्रीट करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, तो 20 इसका एवरेज मीडियन हो गया। आगे आते हैं कि इस डिफिनीशन में थोड़ी सी दिक्कत है। जैसे अगर हम ये डेटा सेट देखें 2, 9, 9, 12, 12, मिडिल में 9 तो है, मीडियन हम 9 कह सकते हैं। अब 9 के लेफ्ट में कितनी वैल्यू है, तो आप इसको भी ले लें तो ये तो मीडियन है, ये भी 9, तो 9 के लेफ्ट में तो 1 है, 9 के राइट में कितना है, 2 है। तो 9 अगर मीडियन है तो 9 के लेफ्ट में 2, 9 के राइट में 1, तो यहाँ पे डिफिनीशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो कि हम लोगों ने कहा कि मिड वो इक्वल हाफ में बांटता है मीडियन। अब ऐसे केसेस में एक फॉर्मल डिफिनीशन की जरूरत है, और वो डिफिनीशन क्या है कि मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी डेटा का मीडियन एक पॉइंट है या एक सेंट्रल वैल्यू है। कौन सा सेंट्रल वैल्यू? जो कि जिससे नीचे, जिससे स्मॉलर कम से कम या इक्वल टू 50% ऑब्जर्वेशन आपको मिले, एंड उससे या उससे बड़े कम से कम 50% ऑब्जर्वेशन आपको मिले, उस वैल्यू को हम लोग मीडियन बोलते हैं। ये फॉर्मल मीडियन की डिफिनीशन है जो हर केस में लागू होगी।
तो अगर हम इस डेटा सेट को देखें और बोलें कि 9 मीडियन है, तो 9 या 9 से छोटी हमारे पास कुल 3 वैल्यूज होंगे, 2, 9, 9। 9 और लेस देन इक्वल टू 9, लेस देन इक्वल टू 9 3 है आउट ऑफ 5। तो 60% वैल्यूज हमारी लेस देन और इक्वल टू मीडियन है। हमको क्या चाहिए? एटलीस्ट 50%। सिमिलरली 9, 9, 12, 19 4 वैल्यूज जो है मीडियन या उससे लार्जर हैं, और इनका परसेंटेज कितना है? आउट ऑफ 9 ग्रेटर देन 10, तो ये आपका 4/5, ये भी मोर देन 50% है, इसलिए हम यहाँ मीडियन 9 कह सकते हैं। तो अगर हम इस डिफिनीशन को फॉलो करते हैं तो दैट इज फॉर्मल डिफिनीशन ऑफ मीडियन। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेंगे। जो पीछे हमने फैमिली साइज का डेटा दिखाया था, इसका मीडियन अगर हमें निकालना है तो हम करें क्या कि पहले एक ऑर्डरिंग कर लें। 3, 19, 3, फिर इस 3 में 16 को ऐड कर दिया, 19, 19 में इसको आप बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये हम ऑर्डरिंग लेस देन इक्वल टू टाइप किए हैं। ठीक है। अब एक्चुअली ये ऑर्डरिंग हमारे इस पूरे 100 ऑब्जर्वेशंस को एक सीरियल नंबर पे रखता है। जैसे कोई पूछे कि अगर हम इन 100 ऑब्जर्वेशंस को सीरियली रखते तो 85 सीरियल नंबर पे कौन सी वैल्यू लिखी होती, तो हम कहेंगे कि 5 लिखा होगा। कोई पूछे कि 70th पे कौन सी वैल्यू लिखी होगी, तो हम कहेंगे 3 होगा। हाँ, 76 पे क्या लिखा होगा, तो 3 होगा, लेकिन सीरियल नंबर 77 पे क्या लिखा होगा, तो 4 होगा। तो ये एक्चुअली एक सीरियल नंबर की ऑर्डरिंग भी बताता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम इन सभी को 100 से डिवाइड कर दें और परसेंटेज निकाल दें, तो हम कह सकते हैं कि 3% ऑब्जर्वेशंस आर लेस देन इक्वल टू 1, 19% आर लेस देन इक्वल टू 2, 44% आर लेस देन इक्वल टू 3, और हमको मीडियन के लिए क्या चाहिए? 50% लेस देन इक्वल टू दैट वैल्यू। 77% आर लेस देन इक्वल टू 4। तो 50% कहाँ क्रॉस हुआ? इसके बाद। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा इसका मीडियन, इस डेटा सेट का मीडियन 4 हुआ। ये तो लेस देन का हमने देखा। राइट के लिए भी कहा गया है कि मोर देन इक्वल टू 50% होना चाहिए। तो अब हम एक दूसरी ऑर्डरिंग बनाते हैं, इसको कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू ऑर्डरिंग। इसको हमने नीचे से ऐड करना शुरू किया, 2, इस 2 में ये 2 जोड़ा 4, 4 में 7 ऐड किया 11, लाइक दैट। और फिर हमने इसका भी परसेंटेज निकाल लिया। अब देखिए यहां आप नीचे से देखते जाइए कि कहां पे आपको 50% मिला, मोर देन 50%। मोर देन 50% यहाँ 23 है, 56 है, तो ये भी आपको क्या कहा? 4। तो दोनों हमारी कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही हैं कि 4 से लेस आर इक्वल टू 77% वैल्यूज हैं और 4 से मोर आर इक्वल टू 56% वैल्यूज हैं, इसलिए 4 हमारा मीडियन हो गया। इसी के आधार पे हम लोग क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल निकाल सकते हैं। आप 50% की जगह 24% बोलिए, तो आपका 24% कहीं इसमें आएगा, तो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल 25%, तो फर्स्ट क्वार्टाइल 3 हुआ। अब से अपर साइड में देखने के लिए 75% पे जाएंगे, तो नीचे से आप 75% देखिए, तो यहाँ भी अगेन वही आपको 3 मिल रहा है। तो ये मेथड आपको क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल हर चीज को निकालने के लिए दे देगा। जब ये क्वार्टाइल निकाले जाते हैं या परसेंटाइल निकाले जाते हैं, तो इसके आधार पे बहुत सारे हम लोग डिसीजंस लेते हैं। जैसे एडमिशन है, उसमें एडमिशन है परसेंटाइल पर, या सोशियो इकोनॉमिक बंटवारा हम लोग करते हैं क्वार्टाइल पे। तो ऐसे केसेस में क्वार्टाइल की एक्यूरेसी को निकालना बहुत जरूरी होता है। अब हमारे केस में तो इस एग्जाम्पल में क्वार्टाइल 3 है, लेकिन अगर आप इस डेटा सेट का कंप्यूटर से निकालेंगे, हाँ, तो जो हम मेथड आपको बता रहे हैं उस मेथड से और कंप्यूटर द्वारा दिए गए मेथड रिजल्ट में हो सकता है कि कुछ वेरिएशन हो। तो जब उनको इंटीजर
वैल्यू नहीं मिलती है क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल की, तो ट्रंकेटेड वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपको ऐसा मिलता है और हमारी डिफिनीशन से मैच नहीं करता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो इंटीजर वैल्यू में नहीं आ रहा होगा, इसलिए उसको ट्रंकेट किया गया है एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। मोड आप सभी लोग जानते हैं कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है आपके डेटा सेट में, वो मोड कहलाती है। हाँ, तो डिस्क्रीट डेटा सेट है तो जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो मोड है। लेकिन मोड जो है मेजॉरिटी नहीं है। हाँ, मोड क्या है? उन्होंने ये नहीं है कि मोड मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी का मतलब होता है कि मोर देन 50%। तो 50% जरूरी नहीं है कि मोड के लिए हो ही, लेकिन यह है कि जो भी होगा उससे ज्यादा किसी और ऑब्जर्वेशन का नहीं होगा। जैसे अगर हम पिछले एग्जांपल में जाएं तो यहाँ पे देखिए, अगर 33 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाँ, और ये 4 इसका मोड हुआ और इसका परसेंटेज आप 0.77 पाएंगे। हाँ, ये 50% से सॉरी, ये 33% पाएंगे, क्योंकि 33 वैल्यू जो है मैक्सिमम 4 33 बार आया है, तो इसका परसेंटेज हुआ 0.33%, जो कि 50% से कम है, लेकिन 4 मोड है। इसलिए मोड जो है मेजॉरिटी की बात नहीं करता है, मेजॉरिटी इन द सेंस ऑफ मोर देन 50%। ये जरूरी नहीं है कि आपको हर डेटा में निकले ही यूनिक हो सकता है कि एक ही वैल्यू की फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है 2 वैल्यू के लिए सेम आ जाए। तो ऐसे केसेस में कुछ टेक्निक्स हैं जिससे कि लोग निकालते हैं, बट अमूमन वो सारे टेक्निक्स एक्यूरेसी के मामले में थोड़े वीक होते हैं। हाँ, ग्रुपिंग से हो सकता है रॉ डेटा में उसमें आपको सफलता मिल जाए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ग्रुप करने के बाद भी आपको मोड मिल जाए आपके डेटा का। फिर आते हैं हार्मोनी ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन समझने के लिए हम एक डेटा सेट आपके सामने दे रहे हैं। इसमें क्या है कि 7 वर्षों का एक एम्प्लाई का बेसिक पे हमने लिखा हुआ है और टोटल पे ये दिया हुआ है। अब अगर हम ये देखें कि एनुअल इंक्रीज कितना हुआ पहले साल से दूसरे साल में, तो बेसिक पे में हर साल इंक्रीज 100 रुपए का है। टोटल पे में इंक्रीज हर साल कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है। अब अगर हम इसका एवरेज निकालें, बेसिक पे का एवरेज इंक्रीज कितना आया, 100 आया, और टोटल पे का एवरेज इंक्रीज 397 के अबाउट। अब अगर हम फिर से ईयर 1 से इसके अनुसार इस व्यक्ति का बेसिक पे और टोटल पे कैलकुलेट करें तो देखा जाए क्या आता है। देखिए, हमने क्या किया कि 1000 में 100 रुपए ऐड किया, 1100, इसमें 100 ऐड किया, 1200, तो हमको एकदम सेम यही डेटा मिला। लेकिन जब हमने 1200 में 397 ऐड किया तो इतना मिला, इसमें फिर 397 ऐड किया तो इतना मिला, फिर इसमें 397 ऐड। अब ये डेटा और ये डेटा मैच नहीं कर रहा है, जबकि ये डेटा और ये डेटा मैच कर गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इस डेटा में हमारे बेसिक पे जो है एक कांस्टेंट क्वांटम से, एक फिक्स्ड वैल्यू, एक फिक्स्ड क्वांटम से इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहां पर का जो डेटा है, अगर आप निकाल के देखें तो यह एक फिक्स्ड वैल्यू रेट से इंक्रीज हो रहा है, फिक्स्ड रेट से इंक्रीज हो रहा है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो जब किसी डेटा में इंक्रीज या चेंजेस फिक्स्ड क्वांटम के साथ हो तो जनरली अरिथमेटिक मीन बेटर होता है, लेकिन अगर रेट के साथ चेंज हो रहा है तो वहां पे ज्योमेट्रिक मीन बेटर वे है कैलकुलेट करने का। और ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए करते हैं कि सारे डेटा को मल्टीप्लाई करके जितना भी प्रोडक्ट आया उसका रूट निकालते हैं, 1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर का रूट निकालते हैं। सॉफ्टवेयर से आप मांगेंगे, सॉफ्टवेयर दे देगा। हाँ, उस डेटा को देखिए, ये हमारा बेसिक पे का डेटा था और ये हमारा टोटल पे का है। देखिए, ये इसका ट्रेंड जो है ज्योमेट्रिक टाइप का है और ये लीनियर टाइप का है। तो जब आपके डेटा का ट्रेंड कुछ इस तरह का हो तो उस समय अरिथमेटिक मीन आपको बेटर परफॉर्मेंस नहीं देगा। अब अगर हम उस डेटा का निकालें तो अर्थ ज्योमेट्रिक मीन आएगा
₹2074 और अरिथमेटिक मीन ₹2215। अब मुझे इसको इस पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए क्योंकि ये ग्रोथ का डेटा है। और अमूमन जब टाइम सीरीज में आप देखते हैं तो ये ग्रोथ टाइम के साथ होते हैं, इसलिए टाइम सीरीज डेटा में ज्योमेट्रिक मीन का उपयोग ज़्यादा होता है। और इसके अलावा एक चीज़ हमने और देखा है कि ज्योमेट्रिक मीन आउटलायर मैनेजमेंट में भी काफी हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6, इसका मीन है 3.5, मीडियन है 3.5 और ज्योमेट्रिक मीन है 3.5। अब हमने एक दूसरा डेटा सेट लिया और 6 की जगह पर 50 कर दिया, 1 2 3 4 5 एंड 50, और फिर इसका मीन निकाला, मीडियन निकाला, मोड निकाला। मीन 10.5 आया, इससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो गया। मीडियन पे कोई चेंज नहीं पड़ा क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू है, मीडियन इससे अफेक्टेड नहीं होता। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन सबको यूज करता है, फिर भी इसकी वैल्यू इसके ज्यादा नजदीक है मीडियन के। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास डेटा में आउटलायर है और आप उसको आउटलायर को रखते हुए कोई एवरेज देना चाहते हैं तो आप ज्योमेट्रिक मीन चूज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम होगी कि जब आप इन्फरेंस में जाएंगे तो ज्योमेट्रिक मीन के साथ इन्फरेंस ड्रा करने के कोई टूल हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है जनरली। इसके अलावा बहुत सारे और मेजर्स हैं, हार्मोनिक मीन है, वेटेड मीन है, इंटर क्वार्टाइल रेंज मीन है। अमूमन स्पोर्ट्स के लोग इंटर क्वार्टाइल रेंज मीन को इस्तेमाल करते हैं। वो करते क्या है कि साइड के दोनों साइड से डेटा को फिल्टर कर देते हैं, काट के निकाल देते हैं और इंटर क्वार्टाइल रेंज के बीच का ही डेटा से एवरेज निकालते हैं ताकि जो बहुत अच्छे परफॉर्मर और बहुत खराब परफॉर्मर गेम से बाहर हो जाए और एक हमको नॉर्मल डेटा मिल जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम किस तरह के मेजर सेंट्रल टेंडेंसी को यूज करें अपने कामों में। हाँ, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आप एक रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में एक तालाब पड़ी, आपको तालाब क्रॉस करना है, आप 6 फीट लंबे हैं। अब वहां पे आपको एक डेटा दिया गया हुआ है तालाब के डेप्थ का, कि कहीं 2 मीटर गहरा है, कहीं 2 फीट, कहीं 1 फीट, कहीं 3 फीट, ये सारी गहराई उसमें दी हुई है। अब अगर हम इस डेटा से एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू गहराई की निकालें, चाहे मीन से, चाहे मीडियन से, चाहे मोड से, चाहे ज्योमेट्रिक मीन से, चाहे हार्मोनिक मीन से, हाँ, तो हम एक डिसीजन मेकिंग का काम कर सकते हैं कि हम उसको क्रॉस करें कि न करें। ठीक है, क्योंकि हमारी हाइट हमको पता है कि मैं 6 फीट का हूं, तो अगर डेप्थ हमारी बहुत कम आएगी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, तो हो सकता है कि मैं तैयार हो जाऊं क्रॉस करने के लिए। तो हमने इस डेटा का मीन निकाला, ये आया 4.7 फीट। हम 6 फीट के हैं, कोई हार्म नहीं होगा अगर जाते हैं इस रूट से। तो मीडियन आया 4 फीट, मोड आया 5 फीट, ज्योमेट्रिक मीन आया 3.7 फीट, हार्मोनिक मीन आया 3 फीट। अब ये पांचों के पांचों मेजर कह रहे हैं कि ये जो डेटा जो है इसका रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आपके हाइट से बहुत कम है, आप चाहे तो जा सकते हैं। क्या यहाँ जाने में रिस्क है कि नहीं? तो निश्चित रिस्क है। तो अगर रिस्क क्या है कि यहाँ हमको एक तो सबसे ज्यादा डेप्थ दिख रहा है 15 फीट, जो हमारी हाइट से काफी ज्यादा है, और अगर ये हमें रास्ते में मिल गया तो मेरी लाइफ को थ्रेट हो सकता है। तो ऐसे केस में हम कौन सा एवरेज हमारे लिए, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ज्यादा है, बढ़िया है? मीन बढ़िया है, मीडियन बढ़िया है, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, कि इस डेटा की मिनिमम वैल्यू सबसे बढ़िया रिप्रेजेंटेटिव है, कि इस डेटा की मैक्सिमम वैल्यू हमारे लिए ज्यादा रिप्रेजेंटेटिवनेस का काम करेगी? तो मेरा अपना ओपिनियन है कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैक्सिमम वैल्यू से अगर डिसीजन लिया जाएगा तो हम ज्यादा सेफ रहेंगे कि हम भाई मैक्सिमम डेप्थ 50% है और हम 15 फीट है, हम 6 फीट के हैं, तो हो सकता है कि हम जाएं तो हम डूब सकते हैं। तो अब कौन से रू हम मेजर का यूज करें, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी ऑब्जेक्टिव क्या रखी हुई है, किस ऑब्जेक्टिव पे आप अपना निर्णय लेना चाहते हैं, किस ऑब्जेक्टिव के लिए, उसके अनुसार चूज किया जाता है। अमूमन मीन जो है सारे डेटा को यूज करता है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन सारे डेटा को यूज करते हैं, लेकिन मीडियन और मोड सारे डेटा को यूज नहीं करते हैं। इसलिए ये दोनों मीन और की तुलना में कम रिलायबल माने जा सकते हैं। लेकिन
चूंकि ये आउटलायर से बहुत अफेक्टेड होता है, एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत अफेक्टेड होता है, इसलिए मीडियन उस केस में बेटर होता है। तो ये सब डिपेंड करता है डेटा एनालिस्ट के ऊपर कि क्या सिचुएशन है और वो क्या चूज करे। दूसरी चीज है कि ये मीडियन और ये मोड, ये सभी एक मैसेज देते हैं। जैसे हमने बोला कि इस डेटा सेट का मोड 5 फीट है, इसका मतलब है कि जब हम किसी को ये बताएंगे तो वो समझेगा कि हमारे डेटा में सबसे ज्यादा बार एक वैल्यू मिली थी, वो वैल्यू 5 थी। अगर मैं कहूं कि मेरे डेटा सेट का मीडियन 4 है, और ये मैसेज जिसको जाएगा उसको क्या समझ में आएगा, क्योंकि वो हमारा डेटा तो देख नहीं रहा है, तो उसको समझ में आएगा कि हमारे डेटा में 4 या 4 से छोटे 50%, कम से कम 50% ऑब्जर्वेशन थे, और 4 या 4 से ज्यादा बड़े कम से कम 50% ऑब्जर्वेशन थे। लेकिन ये दोनों ही मेथड ऑडियंस को हमारे इंडिविजुअल वैल्यू को बताने में फेल हो जाते हैं। वो ये नहीं बता सकते कि हमारी पहली वैल्यू क्या थी, दूसरी क्या थी, तीसरी क्या थी, चौथी क्या थी। बताना तो दूर, उसका अंदाज भी नहीं दे सकते हैं कि वो क्या रही होगी, उसका एस्टिमेट भी नहीं दे सकते। लेकिन जब हम मीन निकालते हैं तो हम ये मानते हैं कि यह हमारे इंडिविजुअल वैल्यूज का एस्टिमेट है। तो जब हम बोलेंगे मीन किसी को कि एवरेज डेप्थ 4.7 है, तो वो इस पॉइंट पर भी समझेगा 4.7, यहाँ भी 4.7, यहाँ भी, हर जगह 4.7 समझेगा। हाँ, तो इसी से कहा जाता है कि मीन जो है फर्स्ट मॉडल है। मॉडल क्या होता है कि ओरिजिनलिटी को एस्टिमेट करने के लिए एक मॉडल बनाया जाता है। तो ओरिजिनलिटी को पाने के लिए मीडियन को हम मीन जो है एक मॉडल का इस्तेमाल करता है। और मेरा ये मानना है कि जब हम मीन कहते हैं तो इसका मतलब हम हर इंडिविजुअल वैल्यू को उसी वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा है मैसेज आपको। आगे के वीडियो में हम दूसरे डिस्क्रिप्टर्स बताएंगे, क्योंकि एक ही डिस्क्रिप्टर से, अभी हमने केवल एक सेंट्रल वैल्यू डिस्क्रिप्टर लिया, इसी डिस्क्रिप्टर से हमारे डेटा की सारी क्वालिटी हमें पता नहीं चल पाती है। तो हम लोग अगले में दूसरे डिस्क्रिप्टर की बात करेंगे, डिस्पर्सन की, मेजर ऑफ डिस्पर्सन की, कुछ शेप की बात करेंगे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो सुनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें, और जिससे कि बनाने वाले को भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।